हेलो स्टूडेंट्स, इससे पूर्व वाले वीडियो में हम एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल लिया था जिसके द्वारा ये बनाए जा सकते हैं वो था अल्कोहल। कि किस प्रकार से अल्कोहल से हम कई विधियों के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट alcohol can be converted into the corresponding aldehyde और कीटोन्स। आज मैं आपको सेकेंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिससे की जा सकती है वो है एल्कीन। एल्कीन का जब ओजोनोलिसिस किया जाता है, ओजोन के साथ में निम्न ताप पर अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें ओजोनाइड प्राप्त होते हैं। और इन ओजोनाइड का जब रिएक्शन जिंक और वाटर की प्रेजेंस में होती है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन्स में परिवर्तित हो जाता है। या जो मैंने लिखा है सी डबल बॉन्ड ओ, ये कौन सा कीटोन या एल्डिहाइड प्राप्त होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द एल्कीन विच वी हैव टेकन। फॉर एग्जांपल, यदि हमने 2-ब्यूटीन लिया है तो हमें जो एल्डिहाइड प्राप्त होगा वो है एसिड एल्डिहाइड। इसी प्रकार से यदि साइक्लोहेक्सीन हमने लिया है तो हमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड प्राप्त होगा वो मैंने इसमें बता रखा है। साइक्लोब्यूटेन से ग्लायोक्सिल प्राप्त होगा। ये जो है एल्कीन से प्राप्त किए जा सकते हैं एल्डिहाइड। दूसरा जो मेथड है वो है एल्काइन से। एल्काइन का जब मरकरी सल्फेट और एस्ट्रेसोफोर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो एल्काइन कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी जो है थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फोर्थ है फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कैल्शियम सॉल्ट होते हैं उनको जब हीट किया जाता है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके जो इस पर भी दो तरीके की अभिक्रियाएं हो सकती हैं। एक तो जिसमें कि फॉर्मिक अम्ल को MnO2 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो वह एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। यदि हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम सॉल्ट, बेरियम या थोरियम या मैग्नीशियम सॉल्ट भी हो सकते हैं, यदि उसका ड्राई डिस्टिलेशन किया जाए या शुष्क आसवन किया जाए तो कार्बोनिल यौगिक जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। रिफ्लक्स किया जाए तो भी हमें कार्बोनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। तो HCO का होल ट्वाइस कैल्शियम गिव्स फॉर्मल्डिहाइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। यदि हम कैल्शियम एसिटेट लेते हैं तो हमें एसिड एल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो मैंने लिखा है वो है एसिटाइल क्लोराइड के साथ में से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो यदि रोजनबुंड अभिक्रिया भी इसे कहते हैं, जिसमें कि पॉइजन रिएजेंट बेरियम सल्फेट और लेड पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराई जाती है तो हमें एसिड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एसाइल क्लोराइड के द्वारा भी या एसिटाइल क्लोराइड के द्वारा भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। एक रिएक्शन है जिसमें कि हम एल्काइल या एराइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट द्वारा करवाते हैं। लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट के द्वारा कराते हैं तो हमें सबसे पहले तो एल्काइल लिथियम प्राप्त होता है। फिर एल्काइल लिथियम CuX के साथ रिएक्शन करके R2Cu Li कंपाउंड बनाता है और फिर वो एसाइल क्लोराइड RCOCl या RX किसी के साथ भी क्रिया कर सकता है और RCOR' में कन्वर्ट हो जाता है। तो वास्तव में यह अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसके द्वारा संपन्न
होती है। अब हम नेम रिएक्शंस पर आते हैं जो कि एल्डिहाइड बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि फर्स्ट मैं गैटरमैन सिंथेसिस के बारे में बताऊंगी, जिसमें कि जिंक साइनाइड और HCl का उपयोग किया जाता है और HCN का निर्माण होता है। यह HCN बाद में HC प्लस डबल बॉन्ड NH इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बाद में बेंजीन के ऊपर अटैक करता है और फिर हमें कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स प्राप्त होते हैं। तो ये रिएक्शन कहलाती है गैटरमैन सिंथेसिस। गैटरमैन सिंथेसिस में ही यदि हम CO और HCl और एल्युमिनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराएं, तो ऐसी स्थिति में जो रिएक्शन है जिससे कि फॉर्माइलेशन होता है बेंजीन का, वो कहलाती है गैटरमैन कोच सिंथेसिस। सॉम्बलेट रिएक्शन, जिसमें कि हम बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन की उपस्थिति में करवाते हैं, उसका अल्कोहली विलयन लेते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एटार्ड रिएक्शन, इसमें टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीकरण के द्वारा। तो यह भी रिएक्शन कई बार आपसे नेम रिएक्शंस में भी पूछी जा सकती है। इसके अतिरिक्त एल्डिहाइड को बनाने के लिए स्टीफन्स रिएक्शन भी काम में ली जाती है। इसमें एराइल साइनाइड का रिडक्शन कराया जाता है और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, जिससे कि बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये सारी रिएक्शंस मैंने लिख रखी हैं, इनको भी आप एक बार नोट डाउन करके इसको बार बार लिखकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब मैं आपको बताऊंगी कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जैसा कि मैंने पूर्व वाले स्लाइड में बताया था कि कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण से कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे कि उसमें चार्ज सेपरेशन हो जाता है। तो ये देखा गया है कि यदि हम इसकी तुलना हम 1 ब्यूटीन से करें, ठीक है, और हमारे पास में इसी का ही एल्डिहाइड सेम है, तो उसका म्यू का मान ब्यूटीन के केस में 0.3D आएगा और वही हमारे पास में यदि प्रोपेन एल्डिहाइड है तो 2.5D आएगा। तो इस जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अधिक होता है। इस पोलैरिटी के कारण ही यह देखा गया है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है अपेक्षाकृत अधिक देखी गई हैं, और जो कार्बोनाइल समूह का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करता है और वहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, जिस पर कि हम आगे डिटेल में करेंगे। तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण है। अब आता है कि कुछ रिएक्शंस इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन के कारण होती हैं, क्योंकि जो कार्बोनाइल कंपाउंड CO जो समूह है उसके जो नियरेस्ट कार्बन एटम होगा उसके ऊपर जो हाइड्रोजन उपस्थित होगा वो एसिडिक हो जाएगा, जिसे कि आसानी से रिमूव किया जा सकता है। तो इसमें जो कार्बोनाइल कंपाउंड में जो दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं वो हैं पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, दूसरी हो गई पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन रिएक्शंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो जैसा कि आपको स्ट्रक्चर देखकर पता चलेगा कि यदि
जो CO समूह है उसके साथ में जो अटैच्ड R ग्रुप है उसका क्या नेचर है। यदि वो -I इफ़ेक्ट का है तो -I इफ़ेक्ट के कारण से कार्बन जो है वो और ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाएगा और इस कारण से वो मोर रिएक्टिव हो जाएगा। तो जिसमें -I इफ़ेक्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूनता को वो बढ़ाने के कारण से उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। यदि +I इंडक्टिव इफ़ेक्ट है तो उसमें क्रियाशीलता का मान कम हो जाएगा। तो यदि हम CCl3CHO और CH3CHO में कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जो CCl3 है, बिकॉज जो CCl3 है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 क्लोरीन एटम तो उसके कारण से उसमें डेफिशिएंसी और अधिक जनरेट हो गई है, तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। उस एल्डिहाइड ग्रुप की या CO ग्रुप की एक्टिविटी बहुत अधिक होगी। इसी प्रकार से यदि बल्की ग्रुप हैं तो बल्की ग्रुप होने से स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जो मैंने इसमें लिख रखा है। तो ये हो गया हमारी कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में जो CO समूह के साथ में जो जुड़े हुए समूह हैं उनकी क्या प्रकृति है उस पर उसकी रिएक्टिविटी निर्भर करेगी। अब फिज़िकल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं कि चूँकि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें पोलरिटी इंड्यूस हो गई है तो उसके कारण से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में अंतर आ जाता है। यदि हम देखें कि जो इनका गलनांक या क्वथनांक जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन के कारण यदि इसकी कंपैरिजन एल्केन या ईथर से करा जाए तो ऑफ कोर्स इनका ज़्यादा होगा, परंतु अल्कोहल से कम होगा, क्योंकि जो इसमें एसोसिएशन है वो दो अणुओं के बीच में है और अल्कोहल में जो एसोसिएशन होता है वो विद इन द मॉलिक्यूल भी होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो यदि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन करेंगे तो अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा, फिर कीटोन का होगा और फिर एल्केन या ईथर का होगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें जो इनके हायर एनालॉग्स होते हैं, जो उच्च अधिक कार्बन एटम वाले एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, उनमें एक सुगंध पाई जाती है, उन फ्रेगनेंस पाई जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कीटोन में एक अलग सी खुशबू कहेंगे या फ्रेगनेंस होती है, तो इसके कई एनालॉग्स तो परफ्यूम की तरह भी काम में लिए जाते हैं। सॉलिबिलिटी का जहाँ तक सवाल है तो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो दोनों ही जल में विलय होते हैं, परंतु ये देखा गया है कि जो विलयता है वो हाइड्रेट्स के कारण होती है, परंतु जैसे जैसे कार्बन एटम की संख्या बढ़ती चली जाती है उसकी सॉलिबिलिटी का मान जो है वो कम होता चला जाता है। तो ये हो गई इसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद में मैं नेक्स्ट जो वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी वो है इसकी केमिकल रिएक्शंस। मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें दो तरीके की केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरी जो है वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड कंडेंसेशन रिएक्शन, जिस पर कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।